शादी के बाद हर किसी की चाहत होती है हनीमून पर जाने की। संजय और रिदिमा की शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे और दोनों निकल गए अपने जीवन के कुछ यादगार पल को बिताने ऊटी और शिमला। दोनों ने 15 दिन हनीमून मनाकर शनिवार को दिल्ली लौटे थे और रविवार की सुबह ही रिदिमा ने घर के गेट के पास संजय को सुधा से बात करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। संजय परेशान और उत्तेजित होकर उसे कुछ समझा रहा था। रिदिमा उनकी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन वहां का पूरा पूरा दृश्य उसे अटपटा और बेचैन करने वाला लगा। करीब 10 मिनट के बाद सुधा को विदा करके संजय अपने कमरे में लौट आया। वह तनावग्रस्त था और यह बात रिदिमा की नज़रों से छिप नहीं सकी। अपने मन की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर रिदिमा ने उससे पूछ ही लिया, बाहर सुधा से क्या बातें कर रहे थे आप? मैं उसे कुछ समझा रहा था। तुमने हमें और सुधा को बात करते हुए खिड़की से देखा है? संजय ने खिड़की में से बाहर अंकते हुए बेचैन स्वर में पूछा। हाँ, मैंने कमरे की खिड़की से देखा, पर वह रो क्यों रही थी? रिदिमा उसके एकदम सामने खड़ी होकर पूछी। अरे, कई समस्याएं हैं उसकी जिंदगी में। पिता को गुजरे 5 साल हो गए हैं, माँ बीमार रहती है, छोटी बहन और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं ये लोग। हाँ, हमारी लाइन में कोने का मकान उन्हीं का है। मम्मी की पक्की सहेली है सुधा की माँ। वैसे आप क्या समझा रहे थे उसे? रिदिमा ने संजय से सवाल किया। हौसला बंधा रहा था उसका। रिदिमा, तुम भी ध्यान रखना कि कभी उसका दिल ना दुखे। वह दिल की बहुत अच्छी है। संजय ने रिदिमा के गाल पर चुंबन अंकित किया और फिर नहाने चला गया। सुधा से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए संजय की परेशान मनोदशा को रिदिमा ने भांप लिया था। इसी कारण सुधा और संजय के संबंधों के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसकी 20 वर्षीय ननद प्रिया ने उसे जानकारी दी। भाभी, सुधा संजय भैया की हम उम्र है और दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। भैया की अच्छी दोस्त है वह। उसकी शादी हुई है या नहीं? रिदिमा ने पूछा। शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल तलाक हो गया है। तलाक क्यों हुआ? पति के साथ तालमेल नहीं बैठा क्या? या फिर उसका पति मारपीट भी करता था? तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं है सुधा का? रिदिमा के होठों पर बेचैन मुस्कुराहट उभरी। कुछ पल सोच में डूबी रहने के बाद प्रिया ने गंभीर होकर जवाब दिया। भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी नहीं पकड़े गए हैं दोनों। भैया उसकी सुनते बहुत हैं, उसकी चिंता भी बहुत करते हैं। सुधा के घर के लगभग हर मामले में भैया की दखल अंदाजी के हम सब तो आदी हो गए हैं, पर आप उसे सहन नहीं कर सकोगी, इसका मुझे एहसास है। मैं वैसे तो बहुत शांत और सहनशील हूँ, पर अपना अहित होता देख चुप भी नहीं बैठ सकती। अगर सुधा के कारण मेरी विवाहित जिंदगी में कोई समस्या पैदा हुई तो उस कांटे को निकाल फेंकूंगी मैं। रिदिमा का आत्मविश्वास प्रिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। संजय सुधा को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। यह बात कुछ ही दिनों में रिदिमा ने समझ ली थी। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वह लगभग रोज ही उससे मिलता। साथ साथ हंसते बोलते दोनों खूब प्रसन्न नजर आते। रिदिमा मन ही मन उससे जलने लगी। वह सुधा के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अभी तक उनके व्यवहार में शिकायत का कोई कारण उसे नहीं मिला। अपने पति को वह सुधा के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। उसकी संजय से निकटता रिदिमा को चिंतित और तनावग्रस्त रखती। वह इस चिंता और तनाव से मुक्ति चाहती थी, इसलिए संजय को सुधा के प्रभाव से मुक्त करना उसे जरूरी लगने लगा था। एक दिन संजय के ऑफिस जाने के बाद रिदिमा ने अपना दिल ननद प्रिया और सास लक्ष्मी जी के सामने खोल कर रख दिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वो दोनों भी दुखी हो उठी। रिदिमा के सिर पर स्नेह भरा हाथ रख लक्ष्मी जी ने उसे समझाया।
बहू, तेरे आने के बाद भी सुधा का संजय से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में भी चुभने लगा है। पर अगर मैं सुधा को डांटूं तो यह बात संजय को पता लगेगी और वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। मम्मी, आप और प्रिया दोनों मेरी मदद करने का वादा करें तो वह समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए रिद्धिमा बोली, सुधा से कहीं ज्यादा तुम हमारे दिलों के करीब हो। बहू, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी जी ने आत्मीयता से कहा। सास की तरफ से ऐसा आश्वासन पाकर रिद्धिमा मुस्कुरा उठी। फिर काफी देर तक रिद्धिमा ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके ही तीनों वहां से उठी। उस शाम संजय के ऑफिस से लौटने के कुछ देर पहले सुधा उनके घर आई। वे तीनों ही उसे बड़ा प्यार व अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर जरूर साफ झलक रहा था। वे सुधा की बातों के जवाब में ज्यादा कुछ कह नहीं बोल रही थी। एक दो शब्दों में उसकी बात का जवाब देकर मुस्कुराने लगती। अपनी तरफ से उनका वार्तालाप में हिस्सा लेना बंद था। कभी कभी सुधा बोल रही होती और कोई जवाब ना पाकर अपनी उंगलियों से खेलने लगती, तो कोई छोटा मोटा काम करने में मगन हो जाती। बीच बीच में मुस्कुरा कर उनका उसकी तरफ देखना जरूर जारी रहता। रिद्धिमा चाय बनाने उठी तो प्रिया ने कहा, भाभी, मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। लक्ष्मी जी ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया था। रिद्धिमा कुछ देर बाद लौटी तो ट्रे में एक ही कप रखा था। तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? सुधा ने शिकायत की। दीदी, दिल नहीं कर रहा है, आप लीजिए ना। रिद्धिमा ने बड़े अपनेपन से कप उसकी तरफ बढ़ाया। इस तरह अकेले चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुधा का मूड उखड़ गया। आज अकेले पी लो, अगली बार हम सब साथ पिएंगे। लक्ष्मी जी ने उसे आश्वस्त किया। सुधा संजय के आने तक उन तीनों से बोर होने लगी थी। फिर जब संजय आ गया तो उसके साथ साथ वे तीनों भी चहकने लगी। उस समय के उनके व्यवहार को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि संजय की अनुपस्थिति में उनके मुंह से पूरा वाक्य भी कठिनाई से निकल रहा था। जब सुधा अपने घर जाने लगी तब पहली बार रिद्धिमा ने संजय की उपस्थिति में उसके पैर छुए। अरे, यह क्या कर रही हो? रिद्धिमा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह हैरान हो उठी। सुधा दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी शुभ चिंतक है, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर संजय और सुधा दोनों ही प्रसन्न हो गए। संजय की अनुपस्थिति में वे तीनों सुधा से बिल्कुल कटी कटी सी रहती, पर उनके चेहरों पर नकली मुस्कान अवश्य होती थी। संजय जब घर में होता तब हंसने बोलने में उनकी पूरी भागीदारी रहती। आखिरकार वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। संजय की अनुपस्थिति में सुधा ने उनके यहाँ आना बंद कर दिया। सुधा एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसके सुबह स्कूल जाने के बाद अक्सर रिद्धिमा उसकी माँ शांता से मिलने जाने लगी। वह अधिकतर उनके साथ सुधा के भविष्य को लेकर बातचीत करती। सुधा की शादी हो जाए तो मैं निश्चित हो जाऊं। मैं खुद तो भाग दौड़ कर नहीं सकती, फिर एक तलाकशुदा लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता भी नहीं है। एक दिन रिद्धिमा से अपनी परेशानी बयान करते हुए शांता का गला भर आया। अपने सब रिश्तेदारों के पास मुझसे चिट्ठियां लिखवा कर भेजिए। कहीं से अच्छा रिश्ता आता है तो संजय के साथ आप लड़का देखने चली जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बातें कहकर रिद्धिमा ने शांता का दिल जीत लिया। रिद्धिमा की सलाह पर शांता ने अपनी बेटी को चिट्ठियां भेजने वाली बात नहीं बताई। सप्ताह भर के अंदर रिद्धिमा ने 20 चिट्ठियां शांता की तरफ से लिखकर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। इस बार प्रिया का जन्मदिन रविवार को पड़ा। नेहरू पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम जब एक दिन पहले तय किया गया तब वहां सुधा भी उपस्थित थी। लंच घर से तैयार करके ले जाना था। पहले ऐसे मौक़ों पर सुधा रसोई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई थी,
लेकिन उस दिन उसे कुछ काम नहीं करने दिया गया। सुधा बेटी, तू आराम से ड्राइंग रूम में बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। लक्ष्मी हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी, आपके हाथों के बने आलू गोभी के पराठे खूब खाए हैं हमने। अब सिर्फ रिधिमा भाभी के हाथों के बने पराठों का स्वाद चखेंगे हम। प्रिया की आवाज में जिद के भाव उभरे। दीदी, एक तो जिसका जन्मदिन है, हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी। दूसरे, आप हमारी मेहमान हैं, आपको रसोई के कामों में लगाना गलत होगा। रिधिमा ने बड़े आदर से अपनी बात कही। यह तो तुम गलत कह रही हो रिधिमा। सुधा नाराज सी नजर आई। फिर उसने घूमकर लक्ष्मी जी से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी, मैं आपके घर में मेहमान हूँ, यह घर मेरा भी है। घर तो तेरा हो वह होगा बेटी, जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं वह दिन जल्दी आए जब तेरी गृहस्थी फिर से बसे। मेरे और सुधा के लिए चाय भिजवा दे बहू। रिधिमा को आदेश देकर लक्ष्मी जी सुधा के साथ रसोई से बाहर निकल गई। किसी ने प्रभुत्व को कम करने का एक तरीका यह भी है कि उसे कोई जिम्मेदारी ही ना सौंपी जाए। उस दिन सुधा ने अपने को बड़ा अलग थलग सा महसूस किया। वह किसी पर नाराजगी भी नहीं जता सकी, क्योंकि सतही तौर पर सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपने को बेचैन और बुझा बुझा सा महसूस करती रही। वह संजय से हंसना बोलना भी उसका मूड सुधार नहीं सका। नेहरू पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। सुधा ने उन तीनों के साथ हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनकी बेजान सी मुस्कुराहटों के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। प्रिया ने रिधिमा के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब सुधा ने प्रिया के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने टका सा जवाब दिया, मैं थक गई हूँ दीदी, आप भाभी के साथ खेलो, मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। सुधा जब रिधिमा के पास खेलने गई तो अब खेलना कूदना पेट पूजा के बाद होगा सुधा दीदी। रिधिमा का यह जवाब सुनकर सुधा का मुंह सूजना शुरू हो गया। पास बैठे संजय ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा, फिर सुधा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी है, तुम मेरे साथ खेलो। वे दोनों बैडमिंटन खेलने लगे और रिधिमा चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी ने आवाज देकर उन्हें बुलाया। उनके बैठ जाने के बाद प्रिया ने अपने भैया को चाय का कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ते का आनंद लेने लगी। मुझे भी चाय दो। खुद को अपमानित सा महसूस करती हुई सुधा बिलबिला उठी। प्रिया ने थर्मस और एक प्लास्टिक का कप उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया। सबको चाय कप में डालकर तुमने ही दी है, मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? सुधा का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली क्या बात है इसमें? मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप खुद डाल लो। प्रिया ने अपनी आवाज की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। संजय ने अपनी बहन प्रिया को गुस्से से घूरा। तुम्हारी गलत हरकतें मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम सुधा से ठीक ढंग से पेश क्यों नहीं आ रही हो? मैंने क्या गलत व्यवहार किया है आपके साथ दीदी? माथे पर बल डालकर प्रिया ने सुधा से पूछा। तो संजय का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है तुम सबकी गलत हरकतें। तुम सब सुधा के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो, छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या सुधा दीदी ने आपसे हमारी कुछ शिकायत की है? प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर रिधिमा ने संजय से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की है उसने, पर तुम दोनों को व्यवहार में आए बदलाव को मेरी जानकारी में जरूर लाई है वह। अगर तुम दोनों आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, संजय ने धमकी दी। भैया, आप बिना बात के हमें डांट रहे हैं। प्रिया रोआंसी हो उठी। शट अप! संजय की आवाज बहुत ऊंची हो गई तो प्रिया हाथों से मुंह छिपा कर रोने लगी। लक्ष्मी जी उठकर अपनी बेटी व बहू के पास आई और उन दोनों के सिरों पर हाथ रखकर संजय को डांट पिलाई। तू शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोने धोने व लड़ाई झगड़ा करने? सुधा घबराए से अंदाज में बोली। मौसी जी, गलती मेरी ही है। मुझे छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है सुधा। सुने या किसी की भी, पर काम तो इसे अपनी बुद्धि से ही लेना चाहिए।
सुधा को लगा लक्ष्मी जी ने उसी पर ताना कसा था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। तभी प्रिया ने रोना रोककर रुआंसी आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर लौटना है। पहले सुधा और फिर संजय ने उसे बहुत मनाया, पर प्रिया ने घर लौटने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। रिद्धिमा और लक्ष्मी ने मौन रहकर एक तरह से प्रिया की जिद को समर्थन दिया। हार कर संजय उन्हें वापस घर लाने को मजबूर हो गया। रास्ते भर सभी खामोश रहे। उस दिन सुधा के साफ तौर पर यह महसूस हो गया कि प्रिया, रिद्धिमा और लक्ष्मी जी एक होकर उसका विरोध कर रही है और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका था। सुधा ने संजय के घर आना बंद कर दिया। संजय ने समझाया तो बोली, बिना कारण तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। जब तक प्रिया और रिद्धिमा मुझसे माफ़ी नहीं मांगती, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। संजय ने यह बात प्रिया और रिद्धिमा को बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी ने उनका पक्ष लेते हुए कहा, संजय को डांटा, आज तक प्रिया और बहू ने एक भी अपशब्द सुधा से नहीं कहा है। उसे अपमानित करने वाली एक भी घटना अगर सुधा बता दे तो उसके पैरों पर नाक रगड़ लेगी। या दोनों अपने अहम की संतुष्टि के लिए वह अगर इनसे माफ़ी मंगवाना चाहती है तो यह नहीं होगा। अपने को अपमानित करने वाली कोई घटना सुधा बता नहीं सकी। संजय अपनी पत्नी और बहन पर माफ़ी मांगने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर उनसे नाराज होकर चुपचाप सा जरूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद रिद्धिमा ने लक्ष्मी से सुधा की माँ से मिलने जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा, उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए सुधा के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वह कांटा तो फिलहाल निकाल फेंका है हमने, पर उसका जख्म अभी भी टिस रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को अस्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूंगी। सुधा की माँ शांता उसे घर आया देख खुश होकर बोली, कई दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। तूने जो चिट्ठियां लिखी थी उनके जवाब में सुधा के लिए 2 रिश्ते आए हैं। यह सुनकर रिद्धिमा को खुशी हुई, क्योंकि कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की कामना लेकर वह उनसे मिलने आई थी। काफ़ी देर तक वे दोनों उन लड़कों के बारे में चर्चा करती रही जिनके रिश्ते आए थे। आपने सुधा दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया? रिद्धिमा ने बड़े गौर से शांता के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। शांता उदास होकर बोली, बताया तो था, पर उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल ना जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ी और उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है सुधा। आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी उसे, रिद्धिमा ने दिलासा दिया। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर सको तो तुम्हारा यह एहसान मैं कभी। शांता के मुंह पर हाथ रखकर रिद्धिमा ने उन्हें बात पूरी करने से रोका और कोमल लहजे में बोली, मौसी जी, सुधा दीदी की शादी होने पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सुधा के स्कूल से लौटने तक रिद्धिमा वहीं रुकी रही। उसे देखकर सुधा के माथे पर बल पड़ गए और वह नाराज नजर आने लगी। उसके नमस्ते का जवाब बेमन से देकर सुधा अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास, मैं सुधा दीदी को शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। शांता को ऐसा बताकर रिद्धिमा सुधा के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सुधा के पास बैठकर रिद्धिमा बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? सुधा ने रुखाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दिखा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यह तरीका बढ़िया है, पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो और बाद में आराम से माफ़ी मांग लो। सुधा ने ताना कसा। सुधा दीदी, आप इस तरह नाराज़ ना हो, मैं सचमुच आपका बहुत आदर करती हूँ और आपकी शुभ चिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ मैं। कैसी गोपनीय बात? सुधा की दिलचस्पी जागी। मेरी बड़ी बहन सपना की शादी 5 साल पहले हुई थी। तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और समझदार भी कम थी मैं। मेरे जीजाजी बड़े हंसमुख और स्मार्ट है। मैं उन्हें देखते ही उनसे प्रेम करने लगी थी। बोलते हुए रिद्धिमा का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। फिर क्या हुआ? तुम्हारे दीदी और तुम्हारे जीजाजी की क्या प्रतिक्रिया रही? सुधा ने पूछा। पुरुषों की ऐसे प्रेम में दिलचस्पी रहती ही
है। सुधा दीदी, जीजा जी को मुझसे प्रेम संबंध बनाए रखने में कोई ऐतराज ना था, लेकिन एक दिन सपना दीदी ने मुझे जीजा जी के साथ हंसते हुए देख लिया। उस दिन दीदी खूब गुस्सा हुई होगी तुम पर, सुधा ने सवाल किया। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई, ना मुझ पर ना जीजा जी पर। उन्होंने अकेले में ले जाकर मुझसे एक ही बात कही थी। वह क्या? उन्होंने मुझसे प्यार भरे स्वर में कहा, देख रिद्धिमा, एक दिन तेरी जिंदगी में भी कोई पुरुष आएगा। वह सिर्फ तेरा होगा, सिर्फ तुझे प्रेम करेगा और सिर्फ तुझसे प्रेम पाएगा। हमें ऐसे पुरुष से दिल का संबंध नहीं बनाना चाहिए जो पिया किसी और का और पति किसी और का हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना कभी सुख शांति और संतोष नहीं दे सकता। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ सुधा दीदी। सपना दीदी की बात उस कम उम्र में भी मेरे दिल में समा में गई थी। अगर आपको भी लगे कि हर औरत को ऐसे जीवन साथी का सानिध्य पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो सिर्फ उसका हो, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कह दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी लेकर जल्दी ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। ऐसा करके आप सुखी भी रहेंगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर रिद्धिमा खामोश हो गई। आरंभ में सुधा को रिद्धिमा की बातों पर गुस्सा आया था, फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात खत्म होने के बाद वह देर तक सोच विचार में डूबी बैठी रही। तुम ठीक ही कह रही हो रिद्धिमा, कुछ बातों में समझ चल नहीं सकता। सुधा ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की दिल से कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू सुधा दीदी। अब मैं चलती हूँ। अपना शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी कामना मैं करती रहूंगी। उससे विदा लेते हुए रिद्धिमा का मन कह रहा था कि उसकी विवाहित जिंदगी का कांटा अब सदा के लिए जल्दी ही दूर हो जाएगा और इसमें उसकी भलाई भी है। आखिर कब तक वो अपना जीवन बर्बाद करती रहेगी? रिद्धिमा को अपने पति को बढ़ते देखना उसे पसंद नहीं था। हो ना हो आगे सुधा के साथ अपना समय देने में संजय इजाफा कर ले, इसीलिए रिद्धिमा ने सुधा को इस तरीके से समझाया। पाठकों, आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।